गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 23 जनवरी 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे एक बार ब्रीफली थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। एक टॉपिक है एलियन स्पीसीज वाला, जिसे हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक कल वाले न्यूज़पेपर में आया था, तो कल इसको एडिशनल आर्टिकल्स में रखा था। आज इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और कौन से एलियन स्पीसीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा इंडिया में एक लिस्ट हम लोग देखेंगे जो जिसको आप एलियन स्पीसीज कह सकते हो। तो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है पीएम सूर्योदय योजना। इसको लॉन्च किया गया है, हालांकि इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एक ऊपर ऊपर से ब्रीफली देख लेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। कल भी हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा बात किया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। बिकॉज कल जो है राम जी के मंदिर की आपको अच्छे से पता है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसे नागरा स्टाइल कहते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे और जो राम टेम्पल बनाया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आता है एटीएम वाला। इसको थोड़ा देखेंगे कितने टाइप के हमारे पास एटीएम होते हैं, न्यूज़ में क्यों है। ये टॉपिक पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, मेंस कैसे कोई खास लेना देना नहीं है। हालांकि टेम्पल आर्किटेक्चर वाला टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आ सकता है। उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक दोबारा फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी और इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का इसको कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन पूछने का तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, बट स्टिल इसको हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ें। चलो डिले नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए जरा, मॉस्किटो फिश यूज टू फाइट मॉस्किटो हैज़ बिकम इन्वेजिव इन इंडिया। तो बात ऐसी है, कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ को हम लोग अच्छी चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट जो है गलत आ जाता है। कई बार हमारे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड हमारे होते हैं, बाद में वो हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसिकली ये फ़िश ऐसी ही है। और ये फ़िश जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए? मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत बढ़िया था और सबसे पहली बार 1928 के अंदर इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश ज़माना हुआ करता था तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लिए गए। लेकिन 1960s में बहुत बड़े लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी कई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे इसकी एक वैरायटी की अगर बात करें तो उसे हम बोलते हैं गुम्बेशिया। ठीक है, गुम्बेशिया। तो वैसे देखो, ये जो मॉस्किटो फिश है ये इसका लोकल नाम है, क्योंकि ये क्या करती है, जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, जो लार्वा देते हैं, उस लार्वा को खा जाती है। तो भैया सीधी सी बात है, जब लार्वा ही नहीं रहेगा तो मच्छर कहाँ से रहेंगे? तो ये इसे दो वैरायटी में पाई जाती है। एक होती है गुम्बेशिया एफिन्स और एक होती है गुम्बेशिया होलब्रुकी। तो ये नाम आपने थोड़ा याद रखना है। 1960s का दौर वो हुआ करता था जब इंडिया में मलेरिया या फिर जो मस्कीटो जो इन्फेस्टेड जो डिसीज़ हुआ करते थे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो सरकार ने सोचा यार दवाइयाँ वगैरह तो हमारे पास है नहीं, तो क्यों ना हम लोग इसका ही यूज़ कर लें। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग नेचर का ही यूज़ कर रहे हैं टू कंट्रोल द डिसीज़। तो उस समय पे इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ते चले गए तो ये हमारे लिए एक इन्वेजिव स्पीसीज़ की तरह उभर के आया और 2018 के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एलियन स्पीसीज़ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको मस्कीटो फिश कहते हैं, वो आपको अच्छे से बता दिया मैंने क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको एज ए बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ कर रहे थे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटो। कहाँ से आया था ये आया था साउथ ईस्टर्न यूएसए से। तो वहाँ का ये नेटिव है, वहाँ पे चलेगा। हमारे यहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो एज अ इन्वेजिव स्पीसीज के रूप में इसको यूज़ किया गया। ध्यान दीजिए, इन्वेजिव स्पीसीज जो होते हैं जरूरी नहीं है कि 100% केसेस में उनका नेगेटिव ही इम्पैक्ट हो। कुछ इन्वेजिव स्पीसी ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये वाली ऐसी है जो पॉजिटिव करते 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 अभी जो है वो नेगेटिव हो गई है। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द मस्कीटो कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर ओवर अ सेंचुरी इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका वगैरह में, अफ्रीका में इसको खूब यूज़ किया जाता है। और एक दिन में ये जो फिश होती है
100 से 300 मस्कीटो लार्वा को खा सकती है। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी तो है ही खैर, बट धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो दिक्कत शुरू हो गई। IUCN की जब बात करें, IUCN ने भी इसको वर्ल्ड की 100 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के अंदर रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1982 में ही कह दिया था कि इसके यूज को बंद करिए। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि WHO ने इसको बैन कर दिया, IUCN जो है इसको बहुत डेंजरस मानता है, इंडिया में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसने भी इसको बैन कर दिया। उसके बावजूद भी आज भी इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटो। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है। तो एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेजिव स्पीसी होते क्या हैं। देखिए, इसके नाम से ही समझ में आता है, इन्वेजन। इन्वेजन मतलब जब कोई बाहर की वैरायटी आपके लोकल इकोसिस्टम के अंदर एंट्री करती है और वहाँ पे जो रह रही थी आपकी इंडिजेनस स्पीसीज, उनको थ्रेटन करती है, उसी को तो इन्वेजन बोलते हैं। इन्वेजन प्यार मोहब्बत से नहीं होता है। इन्वेजन का मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती, आप उसको एंट्री नहीं देना चाहते, फिर भी उसने एंट्री ले लिया, और सिर्फ एंट्री ही नहीं लिया, एंट्री लेके उसने धमाल भी मचा दिया है, आपको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेजन। तो जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि अर्थ समिट के अंदर 1992 के अंदर हम लोगों ने बनाई थी, जो कि लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन भी है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को कैसे डिफाइन करती है? कहता है an alien species whose introduction and spread threaten ecosystem, habitats or species with socio-culture, economic and environmental harm and harm to human health। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये जो एलियन स्पीसीज होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही करें, कुछ केस में वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो CBD है वो पॉजिटिव इंपैक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट को ही कंसीडर कर रहा है, और डेफिनेशन से आप साफ साफ समझ भी सकते हो, है ना। वो बात करता है थ्रेटन इकोसिस्टम की, हार्म की बात कर रहा है। 2-3 बार देखिए यहाँ पे उन्होंने हार्म वर्ड का यूज़ किया है। ह्यूमन हेल्थ को अगर नुकसान पहुंचाता है, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, ऐसे स्पीसीज को हम लोग एलियन स्पीसीज कहते हैं। द लोकल फूड चेन गेट्स अफिक्टेड विद द IAS, मतलब ये वाला IAS दूसरा है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वाला है। Competing for the space and light with the native flora, it also has a large threat on the livestock health as it hampers the growth of the native grasses and fodder species for the herbivores and the livestock। क्या कहता है? ये कहता है भैया देखिए, जब कोई आपकी टेरिटरी में, मतलब आपने देखा होगा ना, कई बार आपकी गली में 10 कुत्ते होते हैं, बाहर वाले 2 कुत्ते आ जाते हैं तो उनके साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेजन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं आपकी गली के, वो उन 10 कुत्तों के लिए एनफ हैं। बाहर वाला अगर कोई डॉग वहाँ पे आ जाएगा तो वो एक तरह से उनके सोर्सेज के साथ compete करेगा। तो जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं ये लोकल फ्लोरा एंड फोना के साथ करते हैं कॉम्पीट, जिसकी वजह से हो जाती है लड़ाई। और अगर आपने थोड़ा बहुत बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ा है आपके NCERT में, तो उसमें जो कॉम्पिटिशन होता है वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, एटलीस्ट एक स्पीसीज को नुकसान होता है जो बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर होते हैं, राइट। तो ये compete करते हैं स्पेस के लिए, compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ये बात हो गई। अब ये इन्वेजिव स्पीसीज जब बाहर से आएगा, उसकी वजह से जो लोकल हर्बीवोर्स होंगे, जो लोकल लाइफ स्टॉक होंगे, उसको तो ये पता नहीं है क्या है। अगर वो टॉक्सिक हुआ तो उसको खा भी सकता है, खा के उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। जैसे जो हमारी गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, भैंसे वगैरह होती हैं, जो लोग चराते हैं, लाइफ स्टॉक के रूप में उसको रखते हैं, तो उनको अपनी लोकल स्पीसीज के बारे में नॉलेज होती है कि ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है। उनको पता होता है क्योंकि हजारों सालों से वहीं पे रह रही हैं, तो फैमिलियर हो जाती हैं। आपने कभी देखा होगा गाय वगैरह जब जो खेत में या ऐसे चर रही होती है, तो किसी पर्टिकुलर ग्रास को नहीं खाती है, किसी पर्टिकुलर को खा लेती है, क्योंकि उसको पता है कि ये टॉक्सिक है। लेकिन जब एलियन स्पीसी आएगा तो वो उसके साथ फैमिलियर नहीं होती हैं, और बहुत बार उस टॉक्सिक को भी कंज्यूम कर लेती हैं, डेथ भी हो सकती है, हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा नुकसान होता है इन एलियन स्पीसीज का। एन इन्वेजिव स्पीसी इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजेनस और नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया। और ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है, ठीक है। अब देखिए जरा, दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ द नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स।
बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी, नेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ कॉम्पीट करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते रहते हैं और आपके हैबिटाट को पूरी तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये नेटिव स्पीसीज सॉरी जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं आते कैसे हैं? बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकते हैं। कई बार तो लोग इन्हें जानबूझ के ही इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक दिखाऊं आपको मैं एग्जांपल के लिए, ये देखिए ज़रा, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, फ्लावरिंग प्लांट है, राइट? इसे कहते हैं लंटाना कमारा। ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सोच के कि फ्लावरिंग प्लांट है, घर में लगाएंगे, साज सजावट बढ़ेगी। लेकिन उनको थोड़ी पता था ये घर से निकल के जंगल में चला जाएगा। और आज जो है लंटाना कमारा जो है ऑलमोस्ट सारे इंडिया में बहुत खतरनाक रूप से एलियन स्पीसीज के रूप में बढ़ रहा है और लोकल बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। तो एक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और टाइम टू टाइम होते भी हैं। जो शिप्स वगैरह हमारे होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि शिप्स के थ्रू कुछ ना कुछ वेजिटेशन कहीं ना कहीं से आ ही सकती है। एक्सीडेंटल रिलीज भी हो सकता है। अगर इंडिया में बात करें तो नीलगिरी हिल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेजिव स्पीसी पाए जाते हैं। जो 5 सबसे खतरनाक इन्वेजिव स्पीसी हैं, सेना स्पेक्टिबिलिस, लंटाना, वेटल, यूकलिप्टस और पाइन। यूकलिप्टस और पाइन फिर भी उतने डेंजरस नहीं है क्योंकि इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन ये जो ऊपर वाले 3 हैं भैया, ये तो हैं बहुत ही खतरनाक, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये आर्टिकल हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है, लंटाना वाला, तो ये तो मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही डाला है, आप इसे थोड़ा सा पढ़ें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं ऑफ कोर्स उनको तो उनके पास ये कंटेंट होगा ही, तो ये तो आपके लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें तो कौन कौन से एलियन स्पीसी हैं उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ें। कई बार क्या होता है यूपीएससी में वो पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इन्वेजिव स्पीसी या विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी इज एन इन्वेजिव स्पीसी। तो उसमें आपसे पूछ सकता है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो वो थोड़ा अपने ध्यान रखना है जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ें, चलिए। Banks to go in for a big ATM push in the next 12 to 18 months, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। तो आरबीआई का ये कहना है कि भैया जितने भी हमारे देश में बैंक हैं अपनी रीच को बढ़ाइए, ठीक है जी। टीयर 2 सिटीज़ में, स्पेशली टीयर 3 सिटीज़ में, जो छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे भी एटीएम ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए क्योंकि हमें करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो उसी के लिए जो है अलग अलग एटीएम जो है यहाँ पे हमारे देश में होते हैं। तो मैंने सोचा उस आर्टिकल को हम लोग कवर कर लेते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड नॉलेज है, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह देते हो, एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ होती है। ऑरेंज लेवल, ग्रीन लेवल, येलो लेवल, पिंक लेवल, वाइट लेवल और ब्राउन लेवल, ये इस तरह के 6 टाइप के हमारे पास यहाँ पे एटीएम होते हैं। जो ऑरेंज लेवल एटीएम होता है, दिस टाइप ऑफ एटीएम इन इंडिया इज यूटिलाइज टू शेयर द ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द 2 अकाउंट्स, ठीक है। आपने किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा रिसीव करना है, तो उसके लिए ऑरेंज वाला यूज़ होता है। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में अगर आप रहते हो बड़े सिटीज़ में, तो वहाँ पे एक ही बिल्डिंग होती है, उसी बिल्डिंग के अंदर 5-6 तरह के एटीएम होते हैं। उसके अंदर ग्रीन वाला भी होता है, ऑरेंज वाला भी होता है, पिंक वाइट वाला सब होते हैं। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो आप ऑरेंज वाला यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो ग्रीन होता है, दीज आर सर्टिफाइड टू बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर आस्पेक्ट, ठीक है। आपको फर्टिलाइजर लेना है तो किसान वगैरह बेसिकली ज़्यादा यूज इसका करते हैं। येलो लेवल एटीएम ह्यूजली गेटिंग यूज्ड एज इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडलिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, बहुत बढ़िया। पिंक लेवल एटीएम किसके लिए किया गया है? डिजाइन फॉर फीमेल्स वेयर दे कैन गेट रीड ऑफ लॉन्ग क्यूज, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं, पुरुष इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ताकि आपको लंबी लाइंस में ना लगना पड़े। वाइट लेवल एटीएम, it's it you termed to be alternative for the bank owned ATMs as it aims to broaden the network publicly visible। देखिए यूजली क्या होता है, बैंक अपने ATMs को खुद ऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बैंक उस ATM को ऑपरेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो बैंक इसको खुद मैनेज नहीं करते हैं, खुद इसके ओनर नहीं होते हैं, कोई और इसका ओनर होता है, उसे व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। Brown label ATM, this type of ATM are majorly not owned by any particular bank, instead they are taken to lease। यार ये भी बहुत बढ़िया चीज है यार। तो कई सारे बैंक किसी थर्ड पार्टी के ATM को लीज पे ले लेते हैं और उससे उसकी सर्विसेज करवाते हैं, बदले में थोड़ा बहुत उससे कमीशन लेते हैं, क्योंकि ना तो उनको ATM सेटअप करना, ना उसका खर्चा होता है, ना उसको वो ओन करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है। ये होते हैं ब्राउन लेवल ATM, ठीक है। चलिए
तो बस इतना ही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ज़रा नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, तो कल राम मंदिर को ओपन करने के बाद और इनॉग्रेशन कंसिक्रेशन करने के बाद मोदी जी जो है सीधा काम पे लग गए और उन्होंने एक स्कीम जो है वहाँ पे लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अभी इस योजना की डिटेल्स बहुत सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये जो योजना है सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज, सनराइज मतलब वी आर गोइंग टू हार्नेस द पावर ऑफ द लाइट, सनलाइट। तो वो कहाँ से हार्नेस होती है, वो तो अपना भैया रूफ टॉप सोलर पैनल से ही होगा। तो आइडिया ये है कि लगभग 1 करोड़ घरों के ऊपर इंडिया में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, छोटे और बड़े। देख पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह के सोलर जो है पैनल्स लगाए जाएंगे। आइडिया ये है, पर्पस क्या है, पर्पस है कि एक तो एडिशनल इनकम और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो लगाए जाएंगे 1 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगाए जाएंगे, लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स के घरों पे लगाए जाएंगे। फिलहाल तो स्कीम ये कहती है, अभी इसका आउटले क्या होगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, कितना टाइम इसको दिया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर सब स्कीम्स होंगी, क्या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होगा, वो डिटेल अभी सामने नहीं आई है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। बट यस, कुछ समय पहले इसी से मिलती जुलती स्कीमें गुजरात में भी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसे कहा गया था किसान सूर्योदय योजना। तो ये गुजरात के फार्मर्स के लिए की गई थी ताकि उनको दिन में अपने खेतों में इरिगेशन पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। वो हम लोगों ने यहाँ पे किया था। अबाउट 3500 सर्किट किलोमीटर ऑफ द न्यू ट्रांसमिशन लाइन्स विल बी लेड। तो सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो उसको ट्रांसमिशन करने के लिए नई नई लाइन्स भी बिछानी पड़ेंगी। तो उसके लिए जो है ये किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ और इनिशिएटिव भी हैं किसानों के लिए, जैसे नीम कोटिंग, सोयल हेल्थ कार्ड, कुसुम योजना वगैरह। तो ये तो अलग से है, इसे कोई इसके साथ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आप इसको सेल्फ स्टडी के रूप में थोड़ा सा पढ़ सकें। पीएम कुसुम योजना, नीम कोटिंग, यूरिया एंड ऑल दैट। ठीक, चलिए टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये वाली पिक्चर, ठीक है। ये हमारे देश में वैसे तो 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो डोमिनेट करता है वो नागरा स्टाइल होता है, जो साउथ इंडिया में होता है द्रविडियन स्टाइल बोलते हैं, और एक दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर होता है, उसका नाम क्या है ज़रा नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपने एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और उसका नाम कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसे नागर शैली बोलते हैं हिंदी में, और नगरा स्टाइल अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो नॉर्थ इंडिया में जो मेजर टेम्पल्स आपको देखेंगे वो इस फॉर्मेट पे ही, इस लेआउट के हिसाब से जो है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कलश नज़र आता है। कलश रखा जाता है आमलक के ऊपर, ये होता है आमलक, जो सबसे बड़ा जो शिखर होता है, जिसके नीचे जो है गर्भगृह होता है। गर्भगृह मतलब जहाँ पे जो मेन डेटी होती है उस टेम्पल की, उनको रखा जाता है, गर्भगृह उसको बोलते हैं, सेक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं। यहाँ पे रखा जाता है, सबसे ऊंचे वाला शिखर होता है ये। शिखर मतलब टावर की मैं बात कर रहा हूँ। टावर के ऊपर एक होता है आमलक और आमलक के ऊपर होता है कलश। एक तो आपने ये थोड़ा याद रखना है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे है ईस्ट। तो ईस्ट फेसिंग टेम्पल जो है ज़्यादातर बनाए जाते हैं, क्योंकि सूर्योदय जो होता है, सनराइज, वो ईस्ट की तरफ से होता है, तो ताकि मॉर्निंग सनलाइट यहाँ पे आराम से आ सके। तो ये तो होता है सबसे बड़ा वाला शिखर। उसके बाद जो है ये दूसरे वाला आता है, ठीक है, जिसे महामंडप बोलते हैं। महामंडप, ये इसको बोलते हैं मंडप, और इस सबसे आगे वाले को बोलते हैं अर्धमंडप। ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। इनिशियली जो टेम्पल बनते थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शिखर होता था, वो भी फ्लैट सरफेस होता था। बाद में शिखर को जो है थोड़ा पिरामिड टाइप का बनाया जाने लगा। फिर उसके बाद एक मंडप जोड़ दिया, फिर सेकंड जोड़ा, फिर थर्ड जोड़ा। तो उसके बाद हम लोग मंडप जो है धीरे धीरे जोड़ते चले गए, ठीक है। थोड़ा अपने ध्यान रखना है। जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हो, जा सकते हो थोड़ा, उसे लोग जो है जगती बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और उसका एक फिर बेस प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म का एक बेस प्लेटफॉर्म भी होता है जहाँ पे फाउंडेशन वाला पार्ट होता है, उसे जो है अधिष्ठान बोलते हैं, अधिष्ठान। और ये बोलते हैं जगती, जागती, ठीक है। फिर एक होती है आपका यहाँ पे प्रदक्षिणा होती है। प्रदक्षिणा का मतलब ये होता है कि जो सेंक्टम होता है,
जो गर्भगृह होता है वो जो जहाँ पे आइडल होता है डेटी का, उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक जो है वहाँ पे प्रदक्षिणा भी होता है, जो अंदर की तरफ होता है, बाहर से दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। तो एक तो छोटी छोटी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए टेम्पल के अंदर क्या क्या होता है। और अगर आप अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखिए ये है शिखर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आमलक है, ऊपर इसके ऊपर जो है अगर आप देखें तो कलश है। सबसे बड़ा जो शिखर है उसके नीचे ही आपका मेन डेटी है, गर्भगृह जिसको कहते हैं, टेम्पल सेंक्टम कहते हैं, जहाँ पे मूर्ति विराजमान की गई है। उसके अलावा हमारे पास एक ये मंडप है, मंडप है, मंडप है और एक और मंडप है। तो महामंडप, मंडप, अर्धमंडप इस तरह से बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये मंडप जो है वो पिलर होते हैं, पिलर होते हैं। तो जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, भजन वगैरह कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, राइट। एक चीज़ और, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो एक तो आपको यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है जिसे आप जगती कह सकते हो। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म ये है नीचे की तरफ, ये रेक्टेंगुलर है, इस तरह से पूरा रेक्टेंगुलर है। ये नगर स्टाइल में नहीं होता है, ये द्रविडियन स्टाइल में होता है। लेकिन पहली बार आप मान के चलिए इसको हम लोगों ने राम टेम्पल के लिए यूज़ किया है इस तरीके को। मतलब ये जो चारों तरफ रेक्टेंगुलर आपने देखा भी, इसे परकोटा कहते हैं। यूजली नगरा स्टाइल के अंदर परकोटा यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, जिसके अंदर दोबारा आप देख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो ये है जहाँ पे मेन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक प्लेटफॉर्म और आपको नज़र आ रहा होगा जिसे परकोटा कहते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक है इस सेंस में, क्योंकि ये सदर्न इंडिया के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, ठीक है। परकोटा पेरिफेरीज को बोलते हैं। और नो आयरन और स्टील, कोई भी आयरन और स्टील का इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो राजस्थान से आए हैं, बंसी पहाड़पुर नाम की जगह से आए हैं, वहाँ पे से इसको लेके आए हैं, जो कि सैंड स्टोन है, ठीक है। सैंड स्टोन का यूज़ करके ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। नगरा स्टाइल की बात करें तो 5th सेंचुरी एडी और गुप्ता पीरियड के दौरान ये बहुत डेवलप हुआ। उसके अलावा फिर थोड़ा जैसे चंदेल स्कूल, सोलंकी स्कूल, ओडिशा स्कूल, ये भी नगरा स्टाइल के ही पार्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस होता है। द प्लान ऑफ द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल इज 4 साइडेड, ठीक है, 4 साइड से होता है। गर्भगृह है, इसके अंदर एक का जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखिए टेम्पल चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन गर्भगृह हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर में होता है, ठीक है। पंचायतन एक कॉन्सेप्ट होता है नगरा स्टाइल के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है 5 डेटीज होती हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर में। इसे पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। नगरा स्टाइल के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है, यूपीएससी में यहाँ से सवाल भी आ चुका है एक बार, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पाथवे जो होता है जो गर्भगृह की तरफ जाता है उसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह के चारों तरफ जो जो उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नगरा स्टाइल एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है जिसे जगती कहते हैं, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीज़ हमको मैं बता ही चुका हूँ। उसके अलावा मंडप, शिखर, नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर कहा जाता है, ठीक है, और साउथ इंडिया में इसे विमान कहा जाता है, विमाना। विमान मतलब जहाज ही होता है ना। तो ये देखिए ये नगरा स्टाइल है इस तरह से, ये द्रविडियन स्टाइल है, और ये जो है वेसरा स्टाइल है, जो दोनों का मिक्सचर होता है। हालांकि आपने कमेंट सेक्शन में बताना था, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आमलक क्या होता है, कलश क्या होता है, ठीक है। अंतराल क्या होता है, अ ट्रांजिशन बिटवीन गर्भगृह एंड द टेम्पल्स मेन हॉल। तो मंडप और गर्भगृह के बीच में एक स्पेस होता है थोड़ा सा, इसे अंतराल बोलते हैं। हिंदी में तो अंतराल का मतलब ही स्पेस होता है, ठीक है, उसे अंतराल कहते हैं। और एक होता है वाहन। तो हिंदूज के अंदर क्या होता है, कई जो डेटीज होती हैं उनका एक अपना वाहन होता है, एक अपना व्हीकल होता है, ठीक है, उसे वाहन कहते हैं। और बहुत सारे टेम्पल्स में वाहन को यूज़ भी किया जाता है। जैसे अगर शिव जी की बात करें तो नंदी जो है उनका वाहन है। अगर शक्ति की बात करें तो जो है लायन जो है उनका वाहन है। इस तरह से वाहन होते हैं, तो वो भी यूज़ किया जाता है बहुत बार, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट इट। थोड़ा सा एडिटोरियल वाला कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। आइडिया ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, ठीक। वो इनका अपना पर्सनल विचार है कि फेडरलिज्म अगेंस्ट में है। हमें तो यहाँ पे दोनों ही एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, तभी तो जाके प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे हम लोग। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या।
न्यूज़ में क्यों है, क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के इलेक्शन होते हैं, वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन के साथ साथ करवाए जाएं। मतलब जो सीएम को इलेक्ट करने के इलेक्शन उसके साथ साथ करवाए जाएं। दोनों एक साथ होने चाहिए पूरे देश में। अभी तो ऐसा नहीं होता है। पीएम साहब के इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं, अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शन होते हैं सीएम के लिए। आइडिया ये है कि दोनों एक साथ करवाए जाएं। ठीक है। बैलेट जो है, देखिए बैलेट का मतलब यह कि वो तो अलग अलग होगा। एक पीएम साहब के लिए होगा, एक सीएम के लिए होगा। मतलब एक आपके एमपी के लिए होगा, एक आपके एमएलए के लिए होगा। मतलब ये है, क्योंकि एमपी ही तो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं मेजोरिटी, और ये मेजोरिटी जो है अपने सीएम अपने लीडर को चुनते हैं। तो एमपीज के लिए अलग ईवीएम मशीन होगी, एमएलए के लिए अलग होगी, लेकिन वो एक ही दिन होगी, एक ही दिन होगी। तो क्या हमारे देश में पहले ऐसा होता था? बिल्कुल होता था। 1967 तक ये प्रैक्टिस चला करती थी। मतलब लीगली नहीं, प्रैक्टिकली। क्योंकि 1967 तक सेंटर के अंदर कांग्रेसी गवर्नमेंट थी और सभी स्टेट्स के अंदर कांग्रेसी गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही साथ इलेक्शन हो जाया करते थे। लेकिन बाद में सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर ये चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। लोकसभा के अंदर मतलब कांग्रेस रह गई सेंटर के अंदर, और स्टेट के अंदर लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आने लगी। उसके बाद ये इक्वेशन थोड़ा ख़राब हो गया और आज तक ख़राब ही चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शन जो है एक टाइम पे कराना अभी पॉसिबल नज़र नहीं आता है। लेकिन सरकार ने आइडिया तो दिया है कि भाई ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने 18 to 22 ऑफ सितंबर में एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन भी बुलाया था। इतना ही नहीं, सरकार ने सितंबर 2023 में पिछले साल एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके चेयरपर्सन होंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। तो ये रिपोर्ट कब देगी ये कमेटी, अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ सकती है। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये वन नेशन और वन इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सरकार का इस पर क्या आर्गूमेंट है, ये सवाल भी पूछना जरूरी है। सरकार का ये कहना है कि देखिए ना, एक तो पैसा बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं, है ना। चलो सेंटर को तो फिर भी 5 साल में होते हैं, और वो तो अब होने लगे हैं 2004 के बाद से 5 साल में इलेक्शन, जब से मनमोहन सिंह जी आए थे। उससे पहले तो हमारे यहाँ पे हमारे तो देश में एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ कुछ हफ्ते तक ही सरकार थी, ओनली फॉर 13 डेज। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, गिर गई थी, फिर से इलेक्शन हुए। चलो फिर भी मान के चले 5 साल इलेक्शन होते हैं, लेकिन इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, है ना। तो अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने की वजह से होता है खर्चा बहुत ज़्यादा। और 2014 के जनरल इलेक्शन पे कहा जाता है कि लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया है, जो कि बहुत सारा पैसा है। ठीक है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। तो सरकार का ये कहना है कि अगर हम एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे तो ये जो फालतू का खर्चा है ना, वो थोड़ा सा हम लोग सेव कर सकते हैं। ये उनका आर्गुमेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है। दूसरी बात, सेंटर में इलेक्शन तो चलो 5 साल में होते हैं, किसी ना किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते ही रहते हैं। अब इलेक्शन होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो अप्लाई होता है तो आप वहाँ पे कोई नई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकते। ये भी बड़ी बात है। इसकी वजह से हो जाता है पॉलिसी पैरालिसिस, जो डेवलपमेंट वर्क है वो डिसरप्ट हो जाता है। अब मान लो सरकार का प्लान था कि महाराष्ट्र में हम लोग एक पोर्ट बनाएंगे, या सरकार का प्लान था कि किसी गांव में हम लोग कुछ फैक्ट्री लगाएंगे बहुत बड़ी, ऐसा प्लान हो सकता था। लेकिन वहां पे हो गए इलेक्शन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, जिसकी वजह से आप ये अनाउंस ही नहीं कर पाओगे। तो डेवलपमेंट जो वर्क है वो थोड़ा हैम्पर होता है, ऐसा सरकार का कहना है। और पॉलिसी पैरालिसिस होता है, आप नई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। उसके अलावा कभी सेंटर में इलेक्शन, कभी स्टेट में इलेक्शन, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो इसी काम में लगी रहती हैं, उनको फ्री टाइम मिलता ही नहीं। क्योंकि फ्री टाइम मिलता नहीं है, इसलिए जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर कहीं पे आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फोर्स कहाँ है, फोर्स तो इलेक्शन ड्यूटी पे लगी हुई है। ये यहाँ पे थोड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं, उसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो हैम्पर होती है। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं
वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाते। और क्योंकि बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं तो फ्रीबीज भी लॉन्च होती रहती हैं। अब फ्रीबीज का नुकसान किसको होता है? गवर्नमेंट का ही होता है। अब इस आसमान से तो फ्रीबीज टपक नहीं रही हैं, खर्चा तो इन पे होता ही है ना, लेकिन जनता को तो फ्री में दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो कहीं से खरीदना ही पड़ रहा होगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि फ्रीबीज मोस्टली अनप्रोडक्टिव ही होती हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं तो फ्रीबीज लॉन्च करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो एक यहाँ पे इशू है। अब आप अपने देश में इलेक्शन के साथ साथ कास्ट को भी जोड़ के देख लीजिए, कम्युनल टेंशन को भी जोड़ के देख लीजिए, धर्म और राजनीति तो बहुत मिक्स हो गई है। बात यह है कि जब बार बार इलेक्शन होंगे तो कास्ट, रिलीजन, कम्युनल इश्यूज वो ज़्यादा बढ़ेंगे, सोसाइटी ज़्यादा डिवाइड होगी। अगर इलेक्शन एक साथ होंगे तो कम से कम 5 साल में एक बार हंगामा होगा। अब तो रोज ही हंगामा हो रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेके। ये कुछ इशू है जो सरकार ने कहा है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, अभी जब इलेक्शन बार बार होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। अब मान लो कि देखिए, जैसे टीचर्स की बात करें, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, लेकिन जब इलेक्शन बार बार होंगे, कभी सेंटर के, कभी स्टेट के, कभी म्यूनसिपैलिटी के, कभी फलाना ढिमकाना, 50 तरह के इलेक्शन होते हैं, तो टीचर्स की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। तो भैया आप पढ़ाओगे या इलेक्शन करवाओगे? ये इशू है। और जो सरकार की जो रिवेन्यू मशीनरी है वो इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्किंग आवर्स वो लॉस हो जाते हैं। ये सबसे बचने के लिए सरकार कहती है कि भैया हमें एक सिंगल इलेक्शन हम यहाँ पे करवा सकते हैं देश में। लेकिन जितना सरकार का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है अपोजिशन का है। अपोजिशन में कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि देखो, ये हमारा फेडरल कंट्री है, पहली बात तो सीधी सी ये है। और फेडरल कंट्री होने के नाते स्टेट्स का अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, द स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकती है, क्योंकि अगर आप एक साथ इलेक्शन करवाओगे तो स्टेट्स की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनके जो राइट्स है वो इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो सबसे बड़ी बात तो फेडरलिज्म के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। और फेडरलिज्म क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो सीधा सीधा कहेगा ना कि भैया दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सीधा सीधा मना ही कर देगा। एक तो ये लीगल इश्यूज में बहुत बड़ा है। दूसरी बात, आप इसे इंप्लीमेंट कैसे करोगे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अब हो सकता है, चलो मान लो आपने 2024 में एक साथ इलेक्शन करवा दिए और पता चला कि 2 महीने बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, पता चले कि 6 महीने बाद केरला में सरकार गिर गई, तो वहाँ तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो 2 साल बाद अगर कहीं स्टेट के अंदर सरकार गिर जाती है, या फिर मान लो 4 साल के बाद सेंटर में ही सरकार गिर गई, ऐसा भी पॉसिबल होता है। कोलिशन से अगर सरकारें चलती हैं तो गिरती ही रहती हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि टेन्योर तो 5 साल का है, तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। तो इसका कुछ लोगों ने सॉल्यूशन बताया। कुछ लोगों ने कहा कि सब ऐसा करते हैं, रिमेनिंग पीरियड के लिए ना प्रेसिडेंट रूल कर देंगे स्टेट्स के अंदर। कुछ लोगों ने ऐसा जो है सोल्यूशन यहाँ पे बताया है, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो खर्चा बचा रहे थे वो खर्चा तो फिर वहाँ पे भी चला जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे देश में आते रहते हैं सेंटर और स्टेट के अंदर, तो सरकार गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट द वोटर्स डिसीजन मेकिंग एज दे मस्ट वे नेशनल एंड द लोकल इशूज साइमल्टेनियसली। जब पीएम के लिए इलेक्शन होते हैं तो इश्यूज अलग होते हैं, तब हम लोग इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बात करते हैं। जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं। अब हमारे देश में यहाँ पे जो वोटर है बहुत ज़्यादा अवेयर तो है नहीं, तो अगर आप एक साथ इलेक्शन कराओगे तो सारे मुद्दे मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो जब खिचड़ी ही बन जाएगी तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा एक वोटर, और वोटर अगर सही डिसीजन नहीं ले पाए तो डेमोक्रेसी खत्म। ये भी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है, राइट। उसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंज इंक्लूडिंग अरेंजिंग द ईवीएम मशीन्स, मैन पावर एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। एक साथ पूरे देश में इलेक्शन है, एक ही दिन इलेक्शन है, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस, इतने बड़े सिक्योरिटी चैलेंज, क्या आपके पास इतनी मैन पावर है
क्या आपके इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मैन पावर है? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इतनी मैन पावर है वो सभी चीज़ें एक तरीके से मैनेज कर लें? और ये सबको पता है कि मान लो कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको पता है कि भैया सारी की सारी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, तो आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, उसके भी इश्यूज हो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं. यू विल बी मोर वल्नरेबल बिकॉज मोस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी एजेंसीज आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द इलेक्शंस. तो ये थ्रेट भी है कहीं ना कहीं. रीजनल पार्टीज को यहाँ पे डिसएडवांटेज है, रीजनल पार्टीज को, क्योंकि सेंटर के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं. तो यस, वो अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा सकती है, कोई भी पार्टी हो चाहे. इवन स्टेट के अंदर जो पार्टी पावर में है वो अपने रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइज करेगी. जो छोटी पार्टीज होती हैं वो डिसएडवांटेज में चली जाएंगी. ये सब चीज़ें हैं. और इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई खास रोल ही नहीं है. अरे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए. अगर आप उसी से नहीं पूछोगे तो ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया ना जब डीमोनेटाइजेशन करवाया गया. जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई को कुछ पता ही नहीं था. आरबीआई को कंप्लीटली डार्क में रखा गया डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डार्क में नहीं रख सकते. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है. क्या आपने इलेक्शन कमीशन से सजेशंस मांगी? अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है. तो ये इश्यूज़ हैं कुछ. इसमें फेडरलिज्म को लेकर इशू हैं, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इश्यूज़ हैं. और यार एक बात सोचिए, मान लो 4,000 करोड़ रुपए खर्चा आया. देश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? पर कैपिटा अगर आप करोगे तो 2-2 रुपये आएगा सबको. कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना पैसा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर खर्च हो भी जाता है, नॉट अ बिग डील. आप वर्ल्ड की जो है टॉप 5 इकोनॉमीज में से हो और इतना पैसा इलेक्शन पे चला भी जाता है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट अ बिग डील. और अगर आप एक साथ इलेक्शन करवाओगे उससे कितना पैसा बच जाएगा इसकी तो गारंटी नहीं है. अगर 4,000 करोड़ यहाँ पे खर्चा हो रहा है तो मान के चलो कम से कम भी 3,000 करोड़ तो फिर भी होगा. जब एक साथ इलेक्शन करवाओगे तो 1,000 करोड़ रुपए बचा के क्या ही हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. तो ऐसा तो है नहीं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो पैसा एक भी नहीं खर्चा होगा. खर्चा तो बहुत होगा उसमें भी. तो फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है. तो कुछ लोग कहने हैं भैया इसे कंटिन्यू कर लिया जाए. अब वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिखे जा सकते हैं, कुछ लोगों ने जो सोल्यूशन यहाँ पे दिए हैं उनका कहना है कि देखिए 2 फेज में इलेक्शन करवा सकते हैं. ठीक है, ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था. फेज 1 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं और फेज 2 के अंदर जो है वाइल फेज 2 वुड अकर अप्रोक्सीमेटली मिडवे थ्रू द लोकसभा टर्म रिजल्टिंग इन इलेक्शन ऑफ आफ्टर 2.5 ईयर वंस सिंक्रोनाइज अचीव्ड. ऐसे इनका कहना है कि पहले एक बार लोकसभा के इलेक्शन करवा लीजिए, जब 2-2.5 साल हो जाएंगे तो फिर आप स्टेट्स के इलेक्शन करवा लीजिए. ऐसे इन्होंने कहा है. उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन को ख़त्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. यस, वो सारी चीज़ें तो हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. और प्रेसिडेंट रूल को लेके नए नए रूल्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट के अंदर 3 साल के अंदर सरकार गिर जाती है तो बाकी बचे हुए 2 साल तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा. और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट के अंदर सरकार गिरा देती है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो उनको तो अपर हैंड मिल जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है आराम से. प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये होता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है. तो ये कुछ इश्यूज हैं. उसके अलावा एंटी डिफेक्शन could be amended to prevent the stalemate and the statutory limit for the general election notification could be extended. ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यूज़ करके भी बहुत बार जो है सरकारें गिर जाती हैं, बन जाती हैं. तो ये तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसके अंदर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे देश में इलेक्शन करवा रहे हो सेंटर और स्टेट के अंदर, तो जितना भी इलेक्शन को लेके लेजिस्लेशंस बने हुए हैं, जितनी प्रैक्टिसेस अभी तक हैं, सब के अंदर चेंज करना पड़ेगा. तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा. ये सरकार को भी पता है इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टेट्स इसमें अग्री करेंगे नहीं. उनकी पावर जो है उनको सरेंडर करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर द डेमोक्रेसी ऑल्सो और फेडरलिज्म ऑल्सो. और सेंटर और स्टेट के अंदर अलग अलग इलेक्शन होते हैं, अभी तक इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कारण नज़र आया नहीं है. ठीक है, ठीक ठाक ही चल रहा है सिस्टम, तो चलने देते हैं. चलो ठीक है, तो इसके लिए इतना ही है. उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास है, आप ये देख सकते हैं. इसमें से एक आधा आर्टिकल मैं कल उठाऊंगा. हम लोग ये आर्टिकल वाला कर सकते हैं कल. ठीक है, एक आधा आर्टिकल और कर सकते हैं अगर टाइम लगेगा तो. ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।